ऑक्सिन्स। आज हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में सबसे पहले ऑक्सिन्स पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स आर द बेस्ट नोन plant growth regulators. They have been defined as the organic substances which promote elongation of shoot when present in lower concentration, even less than 0.01 mole. The effect is more pronounced in decapitated shoots and shoot segments as compared to the intact plants. हम सभी जानते हैं कि ऑक्सिन्स जो हैं सबसे बेहतर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में जाने जाते हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि शूट के इलोंगेशन को, मतलब शूट की वृद्धि को, स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जब ये बहुत ही कम मात्रा या कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो प्रभाव है ये डीकैपिटेड शूट्स के अंदर, जो जिनका कि ऊपर से कटा हुआ होता है सिरा, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटायर प्लांट। हिस्ट्री। Substantial work has been done regarding the distribution, mode of action and chemical nature of auxins. Some important contributions are described in the chronological order. History. First of all, Julius von Sachs was the first to indicate the presence of organ-forming substances in plants. सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था कि कुछ ऑर्गन बनाने वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन इन 1881 वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्कर हु सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रोथ सब्सटेंस इन द टिप्स ऑफ द प्लांट। इन्होंने बताया, चार्ल्स डार्विन ने, कि कोई ग्रोथ सब्सटेंस जो है प्लांट के टिप्स पर प्रेजेंट होता है। डार्विन वर्कड विद द सीडलिंग्स ऑफ कैनरी ग्रास फेलेरिस कैरेंसिस। इन्होंने कैनरी ग्रास के सीडलिंग्स पर काम किया। इन दिस प्लांट एज इन अदर मोनोकोटिलिडन्स, अ शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल कवर्स द फर्स्ट लीव्स ऑफ द सीडलिंग। सीडलिंग के ऊपर कोलियोप्टाइल की एक कवरिंग पाई जाती है, इनमें भी, जैसे कि सभी मोनोकॉट्स में होती है। द मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग लीव्स इज सिचुएटेड एट द बेस। जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है इस ग्रोथ, सीडलिंग की ग्रोथ के लिए, वो बेस पर नीचे पाया जाता है। हेंस इट वॉज लॉजिकल टू लुक फॉर द कंट्रोलर ऑफ ग्रोथ एट द बेस ऑफ द कोलियोप्टाइल. Darwin was amazed to discover that the direction of growth of the coleoptile was influenced only when its tip was exposed to light and not the base where actual growth was taking place. Darwin ने ये बताया कि मतलब he discovered कि जो डायरेक्शन थी कोलियोप्टाइल के ग्रोथ की, वो was influenced only when its tip was exposed, जब उसकी टिप जो थी वो सन को एक्सपोज हुई, जबकि बेस पर जहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ हो रही थी, इट वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। हिस्ट्री। इसी के कंटिन्यूएशन में ही फर्दर ऑब्जर्व दैट व्हेन द कोलियोप्टाइल इज इल्यूमिनेटेड फ्रॉम वन साइड, दैट इज यूनिलेटरल लाइट, इट बेंड टुवर्ड्स लाइट। इन्होंने ये बताया कि जब कोलियोप्टाइल जो था यूनिलेटरली जब उसको एक्सपोज करते हैं सन की तरफ, तो वो लाइट की तरफ झुक गया, देखिए आप इस फिगर में। बट द टिप्स वर चॉप्ड और कवर्ड विद अ मेटल फॉइल, बेंडिंग रिस्पॉन्स वुड नॉट अकर। लेकिन जब टिप्स को उन्होंने कवर कर दिया, टिप्स को काट करके जब कवर करा मेटल फॉइल से, तो देयर वॉज नो बेंडिंग रिस्पॉन्स, मतलब वो सनलाइट की तरफ नहीं झुके वो। द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड even when the lower part of the coleoptile was covered with metal. जब कोलियोप्टाइल का नीचे वाला हिस्सा भी जब ढक दिया गया, तो भी
लाइट का रिस्पॉन्स टिप से देखा गया था. दिस लेड डार्विन टू कंक्लूड दैट द सर्टेन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस is generated at the tip which is transmitted to the base where growth takes place. इसका मतलब इन्होंने ये लगाया कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो टिप से जनरेट होता है विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द बेस, जहाँ पर एक्चुअल मतलब जो सिग्नल मिल रहा है वो टिप से मिल रहा है जो कि बेस तक ट्रांसमिट हो जाता है. However, he did not identify this influence. हालांकि वो इसको पूरी तरह से जज नहीं कर पाए या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि क्या इन्फ्लुएंस है जो कि टिप से कैरी होता है बेस तक. नेक्स्ट, बॉयसन जेनसन ने 1913 के अंदर ऑब्जर्व्ड दैट कोलियोप्टाइल्स विद डिकैपिटेटेड टिप्स नीदर ग्रो नॉर बेंड टुवर्ड्स लाइट. इन्होंने बताया कि कोलियोप्टाइल्स जो हैं जिनके टिप्स को हटा दिया गया था वो ना तो ग्रो करते हैं ना ही वो लाइट की तरफ झुकते हैं, मतलब फोटोट्रॉपिज्म शो नहीं करते हैं. However, if that decapitated tips is replaced, curvature towards right takes place. मतलब कि अगर इन decapitated tips को रिप्लेस कर दिया जाए और फिर ये देखा इन्होंने कि कर्वेचर जो था मतलब वो जो लाइट की तरफ वो फिर बेंड होना शुरू हो गए. बॉयसन जेनसन also showed that normal bending also occurred if the tip was cut off and replaced with an intervening block of gelatin. इन्होंने ये भी देखा कि नॉर्मल बेंडिंग तब भी हो रही है, सनलाइट की तरफ तब भी झुकाव हो रहा है, जबकि डिकैपिटेट कर दिया और उसकी जगह पर टिप्स पर जिलेटिन के ब्लॉक्स रख दिए गए. इट वॉज एविडेंट दैट द इन्फ्लुएंस वॉज ड्यू टू केमिकल डिफ्यूजिंग थ्रू द ब्लॉक ऑफ जिलेटिन. सभी जानते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस था बेंड होने का, फोटोट्रॉपिज्म का, इट वॉज ड्यू टू सम केमिकल. कुछ केमिकल था उस जिलेटिन के ब्लॉक में जो कि वो इन्फ्लुएंस शो कर रहा था. ही फर्दर कन्फर्म्ड इट बाय मेकिंग एन इंसिजन इन द कोलियोप्टाइल एंड इंसर्टिंग अ प्लेट ऑफ माइका इन इट विच इज इम्परवियस. उन्होंने ये बताया टू मोस्ट केमिकल्स. इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एक इंसिजन लगाया कि कोलियोप्टाइल पर और एक माइका की प्लेट इंसर्ट कर दी जो कि केमिकल्स को के लिए मतलब इम्परमिएबल है, वो उसको केमिकल को डिफ्यूज़ नहीं होने देती है. इट हैड नो इफेक्ट ऑन द बेंडिंग व्हेन इंसर्टेड ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द कोलियोप्टाइल. इसका कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया, मतलब जब ऑन बेंडिंग जब उसको इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ पर रखा गया कोलियोप्टाइल के, बट इट प्रिवेंटेड बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन द डार्क साइड. लेकिन डार्कर साइड पर जब उसको रखा गया तो उसने उसका प्रिवेंशन करा कि वो उसको बेंड नहीं होने दिया. दिस शोड दैट द माइका प्लेट इज ब्लॉकिंग द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ मटेरियल ऑन द डार्क साइड ऑफ द शूट वेयर इट कॉज्ड एलोंगेशन. मतलब कि माइका की जो प्लेट है वो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द मटेरियल को ब्लॉक कर रही है ना, जिससे कि शूट का एलोंगेशन रुक जाता है. देखिए आप इस फिगर में इन्होंने दिखाया. सबसे पहले लाइट जब मिल रही है तो एविना सेटाइवा पर इसने काम किया था बॉयसन जेनसन ने. तो डिकैपिटेड टिप जो थी रिप्लेस करा, कर्वेचर टेक प्लेस, है ना. फिर उसके बाद में इन्होंने डिकैपिटेड टिप्स को रिप्लेस किया और जिलेटिन ब्लॉक लगाया. ग्रोथ टेक्स प्लेस, है ना, ये देखिए आप देख रहे हैं. और थर्ड केस में इन्होंने ग्रोथ टेक्स प्लेस इवन व्हेन अ माइका प्लेट इज इंसर्टेड ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड, है ना. और ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब डार्कर साइड पर माइका की प्लेट रखी गई, नो ग्रोथ व्हेन माइका इज इंसर्टेड ऑन द डार्कर साइड. ठीक है, नेक्स्ट आइए आप. ए पाल ने 1919 के अंदर found that the phototropic response did not occur if cocoa butter, mica or platinum foil was used instead of gelatin. He concluded that the stimulus was produced at the tip and that it was water soluble, fat soluble substance.
कैन पास थ्रू कोको बटर एंड इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस कैन पास थ्रू प्लेटिनम। इन्होंने ये देखा कि फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स नहीं पाया गया अगर कोको बटर, माइका या प्लेटिनम फॉइल जो है वो जिलेटिन के अंदर वॉज यूज इंस्टेड ऑफ जिलेटिन की जगह अगर इन तीनों को यूज़ किया गया, इन तीनों में किसी भी एक चीज़ को, तो देयर वॉज नो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ही कंक्लूडेड, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि द स्टिमुलस वॉज प्रोड्यूस्ड एट द टिप। जो भी स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है वो टिप पर हो रहा है, और ये स्टिमुलस जो था इट वॉज वाटर सॉल्युबल, क्योंकि फैट सॉल्युबल अगर होता तो कोको बटर के थ्रू वो पास हो जाता, और इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस जो अगर होता वो कुछ, तो वो प्लैटिनम फॉइल के थ्रू पास हो जाता। ठीक है। ही also demonstrated that even in the dark, the growth substance traveled downwards to cause growth, as was shown by the bending away of the coleoptile from the side on which the decapitated tips was placed eccentrically. इन्होंने बताया that even in the dark, the growth substance जो है वो downward move करता है जिससे कि growth हो जाए, है ना, और by the bending away of the coleoptile from the side on which the decapitated tips was placed eccentrically. देखिए आप इधर इनका पल्स का वर्क जो था इट वॉज परफॉर्म्ड इन डार्क। इन्होंने रखा टिप रिप्लेस्ड और माइका और प्लेटिनम शोज नो ग्रोथ, दैट मीन्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस एब्सेंट ओवर हियर। और सेकेंड था decapitated tips replaced eccentrically। जब इसको eccentrically इन्होंने रिप्लेस किया तो ग्रोथ वॉज टेकिंग प्लेस, है ना। मतलब डार्क में भी वो जो सब्सटेंस है वो नीचे जा रहा है, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, और टू प्रमोट द ग्रोथ। इसके पहले आप देखिए, पॉल सजेस्टेड 3 पॉसिबल mechanisms to explain the unequal distribution of the growth substance। पहला क्या था? Inhibition of production of growth substance on the illuminated side। मतलब किसी तरह से जो ग्रोथ प्रमोट कर रहा है सब्सटेंस उसका प्रोडक्शन को रोका जाए ऑन द illuminated साइड। फोटोकेमिकल इन एक्टिवेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द illuminated साइड। और तीसरा था इनहिबिशन ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द illuminated साइड। दिस आइडिया वॉज जनरलाइज्ड फॉर ऑल ट्रॉपिज्म्स बाय क्लॉडनी इन 1927। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में वेंट का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि बहुत हद तक मान्य है। थैंक यू।